The screen is visible to everyone? Yes, sir. Okay, thank you. ओके गाइस, तो आज के क्लास में हम लोग अपना सेमेस्टर 2 का जो पेपर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इंटरमीडिएट एमएमई। तो थोड़ा हेडिंग डाल लेते हैं, इको ऑनर्स सेमेस्टर 2, एंड जो पेपर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इंटरमीडिएट एमएमई। इंट्रोडक्टरी एमएमई हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ लिया है पहले से। अब इंटरमीडिएट एमएमई में क्या सब पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं, बेसिकली सिलेबस के बारे में। और फिर आज की क्लास में जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा फिर से बता दूं, जो टोटल मार्क्स आपका इस पेपर का भी, टोटल मार्क्स विच इज 160, जिसके अंदर में प्लीज सारे के सारे अपने माइक को ऑफ कर लो। Okay. तो 90 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होगा एंड 70 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा। अगेन बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर योर फाइनल सीजीपीए, एक्सटर्नल के मार्क्स भी एंड इंटरनल के मार्क्स भी, तो दोनों पे आपको फोकस करना है। चलिए, तो सबसे पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में अगर देखें, तो जो सिलेबस है आपका इस बार टोटल 3 यूनिट के अंदर में डिवाइड किया गया है। यूनिट नंबर 1, जिसके अंदर में आपको पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा। अलजेब्रा जो आपने क्लास 12th में सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो पढ़े ही होंगे, बेसिकली डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स एंड वेक्टर। सीबीएसई के कोर्स में तो वेक्टर था, 2D 3D, बट आईसीएसई में ऑप्शनल होता है, कोई सिलेक्ट कर सकता है, ऑप्शन में चूज कर सकता है, कोई नहीं भी कर सकता। तो यूनिट नंबर 1 के अंदर में हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर में बस यही सब पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, वेक्टर, एंड उसी के थोड़ा सा एडवांस लेवल, जो सेम टू सेम क्लास 12th वाला ही नहीं, उससे थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ेंगे। और मैथमेटिक्स बेसिकली एमएमई के करस्पॉन्ड में जो आपका सजेस्टिव रीडिंग है हैमंड का, उसके करस्पॉन्ड से देखा जाए तो कुछ रिप्रेजेंटेशन स्टाइल जो होती थी वेक्टर की या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो किस तरीके से होगा वो हम लोग इसी टॉपिक में पढ़ेंगे एमएमई के अंदर में। और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हैमंड के रिप्रेजेंटेशन को ही फॉलो करना है। ओके, सो यूनिट नंबर 1 ठीक आइए, है सर। सिंपल है। सारे के सारे नैन्सी अपने आप को प्लीज म्यूट कर लो, जो भी अनम्यूट है प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। ओके, तो यूनिट नंबर 1 आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और ये पहले से इस टॉपिक के बारे में आप जानते हो। यूनिट नंबर 2 के अंदर में जो सबसे अब नया टॉपिक आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा, दैट इज फंक्शन ऑफ सेवरल रियल वेरिएबल। इससे पहले तक आप जितने भी फंक्शन से आपने डील किया है वो सब फंक्शन इन वन वेरिएबल था, y in terms of x या y in terms of z या x in terms of y, कुछ इस तरीके से। अब आपके पास जो फंक्शन होगा वो मोर देन वन वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। लेट अस सपोज मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि z इज अ फंक्शन जो डिपेंड करता है x पे भी, y पे भी, t पे भी, w पे भी। अगर थोड़ा सा मैं लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से f इज द फंक्शन ऑफ x y z w, एंड जो इक्वेशन होगा कुछ इस तरीके का होगा, एक्स वाई जेड का क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स जेड वाई एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से। तो अब जो आपके पास फंक्शन होगा वो किसी एक वेरिएबल पे डिपेंड ना करके वो मल्टीपल वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। अब इसको पढ़ने का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर में, वो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आप किसी भी तरीके का इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन देखोगे, चाहे वो प्रोडक्शन का देखो चाहे वो कोस्ट का देखो, लेट सपोज मैं कोस्ट की ही बात करूं, तो कोस्ट किसी एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, वो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, तो कई सारे वेरिएबल्स होंगे उसके। हिमांशु प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो आप। ओके, तो जो कोस्ट है वो कई सारे अलग अलग वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे। तो जब आप मॉडल तैयार करोगे किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए, चाहे वो प्रॉफिट फंक्शन के लिए, चाहे वो आप कोस्ट फंक्शन के लिए, प्रोडक्शन फंक्शन के लिए, तो हर एक जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल वो कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करेगा। तो इसलिए हमारे पास ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है
कि कब हमारा फंक्शन अगर एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो किस तरीके से हम फंक्शन के साथ खेल सकते हैं, किस तरीके से फंक्शन के साथ हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा सकते हैं, कैसे उसको मैक्सिमा कर सकते हैं, कैसे मिनिमा कर सकते हैं, कैसे फंक्शन का कर्वेचर को चेक कर सकते हैं। इसीलिए एमएमई का कंसेप्ट आपके पास आया हुआ है, फंक्शन ऑफ सेवरल रियल वेरिएबल। तो मैं बस इस चीज को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। आई होप आपको फंक्शन ऑफ सेवरल रियल वेरिएबल में क्या पढ़ना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, बेसिकली पढ़ना क्या है, तो वही जो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में आपने पढ़ा था, पहले डोमेन रेंज पढ़ा था, फिर डायग्राम बनाना सीखा था, फिर उसके बाद उसका बेसिकली कर्वेचर सीखा था, फिर जाके मैक्सिमा मिनिमा सीखा था। तो मैक्सिमा मिनिमा सीखने के लिए आपके पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूनिट है, डेट इज यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर में आपको पढ़ना है मल्टीपल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन। मल्टीपल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन। ओके। सो ये 3 यूनिट है आपके सिलेबस के अंदर में। अगर वेटेज की बात करें तो तीनों यूनिट जो है वो इक्वल वेटेज रखता है। जो पेपर में आपके पास जो होगा, एक्सटर्नल पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, मिला? तो रिंकी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो आप। यार प्लीज सारे के सारे म्यूट कर लो अपने आप को। ओके। तो 30 मार्क्स का आपका यूनिट नंबर 1 होगा, एंड 30 मार्क्स का यूनिट नंबर 2 होगा, एंड 30 मार्क्स का यूनिट नंबर 3 होगा। ये बेसिकली आपको एक अनुमानित एक हाइपोथेसिस फिगर है। 30 मार्क्स का माइट भी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लीनियर अलजेब्रा से 25 हो जाए, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से 35 हो जाए, इस तरीके का। सबसे ज्यादा आपको जो फोकस करना है, मतलब सबसे ज्यादा जो ध्यान से पढ़ना है वो, हालांकि तीनों यूनिट इंपॉर्टेंट है, बट सिंस आपका यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 आपके लिए बिल्कुल नया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सो डैट कि आप पेपर में अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटेंड कर पाओ। सिलेबस को लेकर और या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर या किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, एनीवन हैंड रेज करके पूछ सकता है। आशुतोष प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। ओके, एनीवन किसी को डाउट है सिलेबस को लेकर या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर? ओके। अच्छा, इसको पढ़ना कहाँ से है, तो सेम वही जो आपका पहले से रीडिंग था, हेमंड। इस बार भी आपके पास हेमंड की कुछ चैप्टर आपको करने हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 13 to 17, 13, 14, 15, 16 एंड 17। ये सारे चैप्टर आपको करने, इन्हीं सारे चैप्टर में आपका यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ इंटरमीडिएट एमएमई। और ऑनेस्टली मैं बताऊं तो इस सेमेस्टर में जितने भी पेपर है आपके, उन सब में सबसे ज्यादा कोई टफ पेपर है तो वो यही है, एमएमई। तो एमएमई पे आपको पूरा कंटिन्यूअसली फोकस करना पड़ेगा, और कभी भी आप इसको स्किप कर देते हो तो फिर उसको एंड टाइम पे करना बहुत मुश्किल है, एंड टाइम पे हो ही नहीं सकता। और खास करके ये जो 2 टॉपिक है, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3, इसका आप प्रैक्टिस करना भी छोड़ दोगे तो भी भूल जाओगे, क्योंकि ये चीजें आपके लिए सबसे अभी जस्ट नया है। और नया है तो कहने का मतलब ये नहीं कि भारी होगा, मतलब अगर मान लो आप बेसिक से ही इसको अच्छे से पढ़ोगे, नया समझ कर पढ़ोगे कि हाँ पहली बार हम सीख रहे हैं, तो हर चीज को सीखते चले, तो आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे चीजें आसान आपके साथ होती जाएगी। अगर आप बेसिक ही अच्छे से नहीं सीख पाओगे तो आगे जो भी इसका ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वो आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन है यूनिट नंबर 2 एंड 3 जब भी आप पढ़ोगे, वैसे तो मैं स्टार्ट करूंगा यूनिट नंबर 1 से, बट जब भी यूनिट नंबर 2 एंड 3 पढ़ोगे तो उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हुए पढ़ना है। चलिए, तो हम लोग सिलेबस के बारे में जान गए हैं, और क्या पढ़ना है ये भी जान गए हैं, कितने मार्क्स कहाँ से आएंगे ये भी जान चुके हैं। अब हम लोग आज के क्लास में जो स्टार्ट करने वाले हैं, डेट इज यूनिट नंबर 1, लीनियर अलजेब्रा। ये पहले सेमेस्टर 1 के कोर्स में था, बट अब सेमेस्टर 2 के अंदर में दिया गया। मतलब एक साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2022 तक, नॉट 22 तक, 21 तक पहले ये सेमेस्टर 1 के अंदर में था, 22 के बाद ये चेंज हो चुका है। तो यूनिट नंबर 1 में जो सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है वेक्टर। आई होप सबने वेक्टर का कंसेप्ट पढ़ा हुआ क्लास 12th में। कोई है ऐसा जिसने नहीं पढ़ा? सारे पढ़े हैं वेक्टर का कंसेप्ट? चल, अगर यस आप, सर। okay, अगर आपने नहीं भी पढ़ा या फिर पढ़ा है याद नहीं भी है, कोई भी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बेसिक से लेके जाऊंगा, और जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट होगा वो सारा कराऊंगा। मतलब हेमंत के बुक में जो गिवन है वो तो कराना ही कराना है, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना चीजें चाहिए वो सब मैं कराऊंगा। तो याद है तो अच्छी बात है, और अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको, और याद नहीं है तो भी अच्छा बात है, क्योंकि जब याद नहीं होता तो मतलब आप गोरा कागज हो, मतलब कुछ भी मैं लिख सकता हूँ इसके ऊपर।
बस अच्छे से फॉलो करना, बस और कुछ नहीं है। तो पहली बात तो ये वेक्टर क्या होता है, इसका एक बेसिक डेफिनेशन मैं लिखूं कि वेक्टर किसको कहते हैं। तो बेसिकली एक लाइन सेगमेंट को ही हम लोग वेक्टर कहते हैं, बशर्ते मतलब लाइन सेगमेंट और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो लाइन के पास अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, मतलब डिस्टेंस होता है। वेक्टर के पास अपना डिस्टेंस के साथ साथ मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मैं एक सिंपल सा एक डेफिनेशन लिखता हूँ। लाइन सेगमेंट which has magnitude magnitude is nothing but a distance length as well as direction is called vector। बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन है वेक्टर का। जैसे अगर मैं थोड़ा सा इसको समझाना चाहूँ, लेट अस सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। ये मेरे पास एक लाइन है, और इस लाइन का लेट अस सपोज ये एक पॉइंट है जिसको मैंने नाम दिया ए, और ये एक पॉइंट है जिसको नाम दिया मैंने बी। ये अभी एक लाइन है, और ए बी के पास अपना एक ये जो लाइन है ए बी, इसके पास अपना एक डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड है। अगर मैं इसके साथ डायरेक्शन भी ऐड कर दूं, ये रहा लेट सपोज डायरेक्शन, तो अब ये हो जाएगा वेक्टर। अब मैं चीजें आपको समझाता हूँ। इस ए पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, ये जो मेरा ए पॉइंट है दैट इज इनिशियल पॉइंट। इस बी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, ध्यान रखना। लेट अस सपोज अगर ये ए पॉइंट है और इसका जो कोऑर्डिनेट है कुछ इस तरीके से है, x1 y1 एंड z1, और ये बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से है, x2 y2 एंड z2। तो इसको जो वेक्टर के फॉर्म में लिखने का तरीका है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, डेट इज इस तरीके से। ए बी एक वेक्टर है, एक लाइन सेगमेंट है, और इसके ऊपर अगर इस तरीके से लग जाए तो ये वेक्टर का फॉर्म दे देगा। ये रिप्रेजेंटेशन होती थी क्लास 12th में ए बी वेक्टर का। तो ए बी इज नथिंग बट x2 माइनस में x1 आई कैप प्लस y2 माइनस में y1 जे कैप प्लस z2 माइनस में z1 के कैप। इस तरीके से आप वेक्टर को लिखते थे। अच्छा, क्लास 12th में जो आपने वेक्टर पढ़ा था वो बहुत बड़ा, आपने पूरा वास्ट पढ़ा है। यहाँ पे लिमिटेड है, कुछ चीजें ही आपको पढ़नी है, मतलब कुछ बेसिक चीजें एंड कुछ उस पे एप्लीकेशन बेस्ड चीजें, वो सब चीजें। तो बेसिकली ये जो मैंने लिखा है ये क्लास 12 के अकॉर्डिंग लिखा है कि अगर मेरे पास कोई ए बी लाइन है और उसको मुझे वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो और इस तरीके से कोऑर्डिनेट हो, तो मैं इस तरीके से ए बी वेक्टर को लिख सकता हूँ, जिसमें ए मेरा इनिशियल पॉइंट का काम कर रहा है और बी मेरा टर्मिनल पॉइंट का काम कर रहा है। अब एमएमई मतलब जो हेमंड में दे रखा है, जो हमें पढ़ना है किस तरीके से, क्योंकि जो हेमंड में दे रखा होगा वही आपको एग्जाम में लिखना है। अगर आप क्लास 12 वाला फॉर्म एग्जाम में करके आते हो तो आंसर मैच होगा, फिर भी गलत हो जाएगा, नंबर मार्क्स आपको नहीं मिलने वाला। आपको हेमंड का ही काम करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हेमंड क्या करता है, ध्यान से देखो, इसी ए बी वेक्टर को हेमंड कुछ इस फॉर्म में लिखेगा। जो मेरे पास ए बी वेक्टर है, दिस इज नथिंग बट x2 माइनस में x1 y2 माइनस में y1 एंड z2 माइनस में z1। हेमंड इस चीज को इस तरीके से लिखता है। और इट इज आल्सो कॉल्ड अ कॉलम वेक्टर, इसको हम लोग कॉलम वेक्टर के नाम से भी जानते हैं, कॉलम वेक्टर। तो सबसे पहले जो मैं वेक्टर में पढ़ाना चाहता हूँ आपको हेमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहला चीज कि हम लोग वेक्टर को लिखते कैसे हैं और समझते कैसे हैं। तो पहला पॉइंट कि वेक्टर को लिखते कैसे हैं समझते कैसे, वो चीज है। लेट अस सपोज आपके पास कोई वेक्टर ए है जिसके अंदर में सिर्फ दो कंपोनेंट है। मैंने लिखा यहाँ पे वेक्टर ए, एंड जिसके अंदर में सिर्फ दो कंपोनेंट है, ये वेक्टर ए है। अच्छा, अभी तक हमारे पास क्या होता था, इस तरीके से ए बी वेक्टर होता था, अभी मैंने बस ए लिखा है। तो जब भी आपके पास किसी सिंगल नंबर में वेक्टर लिखा हो तो इसका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है 0 0। मतलब ए बी के लिए मैंने क्या बोला था, ये मेरा ए है ये मेरा बी है, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट ये मेरा टर्मिनल पॉइंट। लेकिन यहाँ पे मैंने बस ए लिखा, सिंगल ए। तो ये बेसिकली ओरिजिन से स्टार्ट होगा, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट होगा ओरिजिन। निधि प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो, सारे के सारे प्लीज म्यूट करके रहो अपने आप। ओके। सो अगर मेरे पास सिंगल फॉर्म में लिखा हुआ हो तो मेरा जो इस वेक्टर ए का जो ओरिजिन होगा वो होगा 0 0, मतलब सॉरी इनिशियल पॉइंट जो होगा वो होगा 0 0।
एंड टर्मिनल पॉइंट क्या होगा मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। बट आप इतना समझ लो कि जब भी आपके पास वेक्टर किसी सिंगल फॉर्म में लिखा हो, जैसे यहाँ पे ए बी लिखा हुआ था डबल फॉर्म में, लेकिन जब सिंगल फॉर्म में लिखा हो तो आपको समझ जाना है कि उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन होगा, मतलब 0 0। तो अब थोड़ा सा समझते हैं इसको कि अगर मेरे पास वेक्टर ए है और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, A1 एंड A2। ये जो A1 A2 है, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर, वेक्टर ए। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए है, सेम वेक्टर कोई वेक्टर ए है जिसके अंदर में तीन कंपोनेंट है, तो तीन कंपोनेंट को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, A1 A2 एंड A3। ये तीन कंपोनेंट है उस वेक्टर ए का। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई वेक्टर ए है जिसके अंदर में n कंपोनेंट है n, तो कहने का मतलब उसको इस तरीके से लिखेंगे A1 A2 डॉट 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 AN। इस जिस वेक्टर के पास दो कंपोनेंट था इसको हम लोग बोलते हैं 2D, क्लास 12 के लैंग्वेज में 2 डायमेंशनल। जिस वेक्टर के पास तीन कंपोनेंट था अपना, इसको हम लोग बोलते हैं 3D, 3 डायमेंशनल। सिमिलरली जिसके पास n कंपोनेंट है इसको हम लोग बोलते हैं ND, N डायमेंशनल। हेमंड इसको क्या तो बोलता है, हेमंड बताओ। सर टू कंपोनेंट्स का मतलब आई कैप एंड जे कैप राइट, एंड यस थ्री बिल्कुल, मतलब आई आई कैप जे एंड एन के। सिमिलरली जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैप भी बढ़ता जाएगा। बट फॉर नो हेमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये आई कैप जे कैप एंड के कैप अभी फिलहाल के लिए नहीं समझ, मतलब ये आपको मैंने क्लास 12 से बस मैच करवाया है। अभी इसको आप नॉर्मली माइंड से गॉट रिमूव इट। करके भी रखोगे तो काम बनेगा। चलते। तो अब लेट सपोज हेमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ कि आपने क्लास 12 में तो इसको 2D 3D एंड ND बताया था, बट हेमंड क्या बोलता है इसको, इसको बोलता है कुछ इस तरीके से R²। ये जो पावर पे स्क्वायर है इसका ये मतलब है कि जो भी आपके पास वेक्टर दे रखा है वो दो एलिमेंट्स को, दो कंपोनेंट को कंटेन करता है। सिमिलरली इसको ये लिखता है R³ कुछ इस तरीके से। सिमिलरली इसको लिखता है वो R पे पावर n कुछ इस तरीके से। n का मतलब जो वेक्टर आपके पास है वो n कंपोनेंट को कंटेन करके रखा हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको वेक्टर के बारे में बताया कि उसको लिखते कैसे हैं, आई होप सबको समझ में आ गया। किसी को डाउट है एनीवन? अगर डाउट हो तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो। क्लियर है सभी को? चलो अच्छी बात है, क्लियर है। तो अब द सेकेंड पॉइंट इज, जो दूसरा चीज हम लोग सीखेंगे वेक्टर के क्रॉसपॉन्ड में, ये था पहला पॉइंट हमारे पास कि लिखते कैसे। द सेकेंड थिंग इज मैग्नीट्यूड, हाउ टू फाइंड। यस बेसिकली मिलित क्या डाउट है आपका? सर ये आर ऐसे ही लिख सकते हैं या सिंपल भी लिख सकते हैं? नहीं ऐसे लिखते हैं, यही लिखने का स्टाइल होता है। थैंक यू सर। आप आर लिख लेना ऊपर से इस तरीके से, जैसे ऐसे ऐसे कर देना बस, सिंपल एक पहले से लिख लेना फिर उसके बाद। तब ये लगता है कि आप जो है ना लीनियर अलजेब्रा का आर लिख रहे हो, अदरवाइज वो नॉर्मल अल्फाबेटिक आर लगता है, वो रियल नंबर की तरह फिर लगता है, सिंपल आर। चलते थे। मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। ओके, तो लेट अस सपोज कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है जो कि n कंपोनेंट को कंटेन करता है, A1 A2 से लेकर AN तक। ओके, अभी भी किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो, अवनीश एंड पीयूष। यस सानिया बताओ क्या डाउट है आपका? सर वो जो ऊपर आपने अभी करवाया था वो आर इसलिए लिखा है क्योंकि वो रो में है, नहीं नहीं, लाइक ये रो रिप्रेजेंटेशन में स्टाइल टू। होती है सिंपली। ये एक रिप्रेजेंटेशन स्टाइल होती है, ये मुझे बता रहा है कि जो मेरे पास वेक्टर है ना, वो बेसिकली दो कंपोनेंट को कंटेन करता है, मतलब 2D में। चाहे वो रो में हो या कॉलम में हो। हाँ रॉ में लिख नहीं सकते ना, लिखने का स्टाइल कॉलम में ही है, कॉलम वेक्टर। ओके, अच्छा ओके। हाँ ये रॉ में देखो, रॉ में कब लिखेंगे, लेट सपोज मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं समझा देता हूँ। लेट सपोज अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो ये मेरे पास है 1 2 3, ये पता है क्या है, ये मेरे पास वेक्टर है बट एक ही कंपोनेंट कंटेन कर रहा है, जो तीन तीन यूनिट के कंपोनेंट है, X1 Y1 Z1। ये मेरे पास वेक्टर है जो दो कंपोनेंट को कंटेन करता है, तो वो ऐसा लिखा जाएगा 1 2 3 2 3 4 इस तरीके से। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट को हम लोग कॉलम वाइज लिखते हैं। तो इसको कभी भी हम लोग R3 जो है ये नहीं बोलेंगे, इसमें एक ही कंपोनेंट है। अंडरस्टूड?
दो यस कंप्लीट होता सर। तो इस तरीके से, तीन कंप्लीट होता तो और एक एक्स्ट्रा आ गया था, तो ध्यान रखना। वैसे जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। चलो, तो हम लोग कहाँ पे थे, मैग्नीट्यूड पे कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास एक कोई वेक्टर ए हो और एन कंपोनेंट में गिवन हो, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, ए और इसके साथ दो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन लगता है, ये हो गया मॉड का साइन, इस पे डबल लगा देंगे तो ये मैग्नीट्यूड का साइन। तो हमेशा आपको ये लगाना है, अगर आप ए और ऐसा लिख के छोड़ दोगे तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये मॉडुलस साइन हो चुका है। आपको डबल लगाओगे तब जाके ये मैग्नीट्यूड होगा, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये होता है सिंबल मैग्नीट्यूड का, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 an का स्क्वायर। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने क्या बताया, एक डिस्टेंस की, किसी भी लाइन का डिस्टेंस। अब मुझे एक बात बताओ, कोई लाइन है मेरे पास जिसका कोऑर्डिनेट है यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पे कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1, मुझे इसका डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, x2 माइनस x1, सॉरी x1 माइनस x का स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y का स्क्वायर। अगर ये x1 और y1 और ये x2 y2 है तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो वही काम कर रहा है ये जो बेसिकली a1 बेसिकली मैंने लिखा हुआ है, a इज नथिंग बट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सिमिलरली an का स्क्वायर xn माइनस yn का स्क्वायर। तो सेम वही चीज है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो जब भी हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो किसी भी वेक्टर का तो हम लोग कुछ इस तरीके से निकालेंगे। अगर मैं एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए जिसके कंपोनेंट है लेट अस सपोज 2 एंड 3, और मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है। तो मैंने क्या बोला, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर 4 और 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13। तो ये आपके पास आंसर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्लियर, किसी को डाउट मैग्नीट्यूड में? सभी को क्लियर है? चलो, तो ये था सेकेंड थिंग जो हम लोगों ने पढ़ा, मैग्नीट्यूड। अब जो थर्ड चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर के क्रॉसपोंड में, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एक मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है, बट इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा। अभी फिलहाल के लिए जितना जरूरी है मैं आपको समझाता हूँ डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम लोग। लेट सपोज मान लो कोई वेक्टर है, लेट एक वेक्टर हमारे पास ए है जो कि एन कंपोनेंट को कंटेन करता है, a1 a2 से लेकर an तक, और एक वेक्टर हमारे पास बी है जो कि एन कंपोनेंट को कंटेन करता है, b1 b2 से लेकर bn तक। अगर मुझे यहाँ पे a डॉट बी निकालना हो, a डॉट बी, इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, दो अलग अलग वेक्टर का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो a डॉट बी निकालना हो, ये इसका जो बेसिकली निकालेगा वो कैसे निकलेगा, a1 डॉट b1, a1 डॉट b1, फिर प्लस a2 डॉट b2, फिर प्लस डॉट 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 an डॉट bn। मतलब पहला एलिमेंट इसका लेंगे, पहला एलिमेंट इसका लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस, फिर दूसरा एलिमेंट इसका, फिर इसका, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस, फिर तीसरा एलिमेंट इसका और उसका। सिमिलरली इस तरीके से जाएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग इस तरीके का यूज करते हैं कि अगर दो वेक्टर हमारे पास है ए और बी तो हम लोग इस तरीके से उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। किसी को डाउट डॉट प्रोडक्ट में? क्लियर है सभी को? चलो, अगर ये डॉट प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज नथिंग बट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एडिशन। लेट अस सपोज एक वेक्टर हमारे पास ए है जिसके कंपोनेंट कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है 1 एंड 3, और एक वेक्टर हमारे पास बी है जिसके कंपोनेंट आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है 5 एंड मान लो 1, कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है। अब मुझे ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी सेम जैसे हम लोग मैट्रिक्स में करते हैं ना, ए प्लस बी वेक्टर, वो सेम यहाँ पे भी होगा, 1 प्लस में 5 एंड 3 प्लस में 1, ऐसे ही करते हैं मैट्रिक्स में। तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 6 प्लस 6 अपॉन में 4, सॉरी 6 एंड 4। बेसिकली फर्स्ट सर एलिमेंट इसका, फर्स्ट, हाँ बताओ सानिया।
और कोई सर और है क्या? इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं ना? हाँ, हो सकते हैं बिल्कुल। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ए प्लस भी निकालते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट लेंगे ए का, फर्स्ट लेंगे इसका, इन दोनों का एडिशन, फिर सेकेंड कंपोनेंट इसका, सेकेंड इसका, इन दोनों का एडिशन, और एन फॉर्म में होगा तो फिर तीसरा तीसरा, एज सो ऑन। तो ये बेसिकली आपका कंसेप्ट है। अब बताओ प्रीति, क्या डाउट है? सर दोनों वेक्टर्स में मतलब कि कंपोनेंट सेम होना चाहिए, 2 इसमें भी है तो 2 इसमें भी होना चाहिए। हाँ, तब जाके एडिशन आप कर पाओगे ना। सर मल्टीप्लिकेशन में भी सेम। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही हो। वैसे आपको जब आगे जाओगे ना, तो आपने याद करो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, वो यहाँ पे अप्लाई होगा, बट आगे जाके होगा। अभी फिलहाल के लिए मैं उसको नहीं समझा रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना होने के लिए, कि अगर m इंटू एन का है और ये बेसिकली भी आपके पास n इंटू एम का है, तो मल्टीप्लाई होने के लिए ये दोनों आपस में सेम होना चाहिए। याद आ रहा है? यस सर। तो बस वही कंसेप्ट आगे चल के यूज होगा, बट वो तब होगा जब आप मैट्रिक्स को भी इंक्लूड कर देंगे इसके अंदर में, तब। अभी फिलहाल के लिए हम लोग जो नॉर्मल सीख रहे हैं वो देखें। तो ए प्लस बी ओके हमारे सर। पास ये आ चुका है, ठीक है। किसी को डाउट है ए प्लस बी को कैसे फाइंड आउट किए हैं? आई होप सबको आ नो गया सर। होगा। अब मैं ना इस एडिशन को, मतलब ये जो मेरे पास वेक्टर ए था और जो वेक्टर बी था, और इसका हम लोगों ने ए प्लस बी निकाला, इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझाता हूँ कि डायग्राम में इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं डायग्रामेटिकली समझाने के लिए पहले एक एक्सिस तैयार करता हूँ। ध्यान से देखो, क्योंकि कई सारी चीजें ना डायग्रामेटिकली प्रूफ होती है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास वेक्टर इस तरीके से सिंगल फॉर्म में दे रखा हो कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इसका इनिशियल पॉइंट होता है 0 0। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं वेक्टर ए का। तो वेक्टर ए का जो इनिशियल पॉइंट होगा वो होगा 0 0। तो वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट इज नथिंग बट ये 0 0, ठीक है। टर्मिनल पॉइंट क्या है? तो इसका वेक्टर ए को जब देखोगे तो ये 1 और 3 है। बेसिकली ये एक 2D मतलब 2 डायमेंशनल को बता रहा है। अगर कोई वेक्टर दो बेसिकली नंबर को कंटेन करके चल रहा है, तो बेसिकली ये 2D की बात कर रहा है। तो बेसिकली 1 और 3। तो बेसिकली अगर मैं इसको एक्स एंड वाई के फॉर्म में लेके चलूं, ये मेरे पास रहा 1, एंड लेट अस सपोज ये मेरे पास रहा 3। तो ये बेसिकली मेरे पास एक पॉइंट आएगा 1 और 3 का। और मैं जब इसको ऐड करूंगा, मतलब इन दोनों को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ओके, तो ये मेरे पास जो है दिस इज वेक्टर ए। किसी को डाउट वेक्टर ए कैसे ड्रॉ हुआ? अगर यही वेक्टर ए मेरे पास होता इस तरीके से 1 2 3, तो बेसिकली ये 3D की बात कर रहा होता। इस टाइम पे मेरे पास जो एक्सिस तैयार होता कुछ ऐसा होता। लेट अस सपोज ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, कुछ इस तरीके से। आप 3D तक तो फिगर बना सकते हो, लेकिन 3D के बाद आगे जाके फिगर नहीं बना सकते, 4D 5D नहीं बना सकते। 3D में भी बस आप सिंपल फॉर्म में बना सकते हो, बट उससे ज्यादा नहीं बना सकते। तो 3D में कैसे फिगर बनता है क्यूबिक के फॉर्म में, वो जब मैं फंक्शन ऑफ सेवरल रियल वेरिएबल पढ़ाऊंगा आपको, तो वहां पे जब हम लोग सीखेंगे कि डायग्राम कैसे बनाते हैं डोमेन का एंड लेवल कर, उस टाइम पे हम लोग इस चीज को सीखेंगे। अभी यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो सिंपली मेरे पास एक ए वेक्टर था जिसका 1 3 था कंपोनेंट, और सिंस वेक्टर ए था तो इसका इनिशियल पॉइंट 0 0, एंड टर्मिनल पॉइंट जो होगा उसका वो ये होगा, दिस इज टर्मिनल पॉइंट। ये है टर्मिनल पॉइंट इसका। तो ये मेरे पास वेक्टर ए आ चुका है, तो मैंने इस पॉइंट को, टर्मिनल पॉइंट को नाम दे दिया ए। अभी फिलहाल के लिए क्यों दिया मैं समझाता हूँ आपको। अब आते हैं बी को सब बनाते हैं। बी मेरा क्या है? बी भी एक सिंगल फॉर्म में गिवन है, तो मतलब इनिशियल पॉइंट 0 0, और इसको बनाने के लिए मुझे 5 1 का सहारा लेना पड़ेगा। तो एक्स का 5 और वाई का 1। लेट अस सपोज x का 5 समवेयर हियर एंड y का 1 समवेयर हियर। तो बेसिकली ये जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो जब आप इन दोनों को मिलाओगे लाइन, तो आपके पास एक बी वेक्टर बनेगा। दिस इज बी वेक्टर, ओके। अब मैं ए प्लस बी बनाना चाहता हूँ, ए प्लस बी वेक्टर। तो ए प्लस बी वेक्टर के लिए इनिशियल पॉइंट 0 0, एंड टर्मिनल के लिए मैं बनाने के लिए मुझे 6 4 का मैं हेल्प ले रहा हूँ। तो बेसिकली 4 6, एक्स का 6 वाई का 4। तो x का 6 लेटर सपोज ये रहा, x का 6, एंड y का 4 लेटर सपोज ये रहा। तो x का 6 एंड y का 4 जो कि आएगा समवेयर हियर। आप लोग अच्छे से बनाना तो और अच्छे से बनेगा। ये जो मेरे पास आया है, दिस इज नथिंग बट a प्लस में b। यस प्रकृति, बताओ क्या डाउट है? सर अगर हमें इनिशियल पॉइंट्स दे रखे हैं तो कैसे बनेगा डायग्राम?
लेटर सपोज मेरे पास इनिशियल पॉइंट दे रखा है, एक एक्स वाई दे रखा है और एक x1 एंड y1 दे रखा है। तो ये x एंड ये y, लेटर सपोज ये पॉइंट बन रहा है, ये x1 एंड ये एक y1 है, लेटर सपोज ये बन रहा है, तो ये मेरे पास वेक्टर बनेगा। क्लियर? और इस वेक्टर का नाम लेटर सपोज ए बी वेक्टर है, तो ये एक ए बी वेक्टर है। ठीक है, चलो। तो क्लियर हो गया प्रकृति आपको? डाउट अभी भी? सर हो गया क्लियर। तो हमारे पास ये आ चुका है। बेसिकली हम लोगों ने वेक्टर ए को भी बना लिया, वेक्टर बी को भी बना लिया एंड ए प्लस बी का भी डायग्राम बना लिया है। मैं बस इसका एक नाम दे रहा हूँ। जो मेरे पास ये ए का टर्मिनल पॉइंट था उसको मैंने ए नाम दे दिया, जो बी का टर्मिनल पॉइंट था इसको मैंने बी नाम दे दिया, और जो ए प्लस बी का टर्मिनल पॉइंट था इसको मैंने नाम दे दिया सी। तो ए बी एंड सी इज द टर्मिनल पॉइंट। अब जब इस टर्मिनल पॉइंट को मिलाओगे ना आपस में, इस तरीके से आप अच्छे से मिलाओगे मतलब पेपर पे, तो ये आपको एक पैरेललोग्राम दिखेगा, चाहे आप जैसे भी नहीं मिला लो। तो पैरेललोग्राम क्या कहता है? आपस में इसके अपोजिट साइन क्या होंगे? इक्वल। तो अपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल होगा। तो जब भी आप किसी दो वेक्टर के एडिशन से साथ और सभी वेक्टर के टर्मिनल को एक साथ मिलाओगे तो आपके पास जो बनकर आएगा वो पैरेललोग्राम आएगा, जिसके आपस के अपोजिट साइड क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। मतलब जो ये साइड होगा, ये साइड का जो लेंथ होगा वो इसके बराबर होगा, और जो इस साइड का जो लेंथ होगा, और यू कैन से मैग्नीट्यूड, वो इसके बराबर होगा। क्लियर है सभी को? किसी को डाउट? एनीवन? तो दिस इज द बेसिकली डायग्राम ऑफ ए बी एंड ए प्लस बी। अब सेम क्वेश्चन को करते हैं सब्सट्रैक्ट में। ध्यान से देखना, कुछ चीजों में मैं यहां से निकालना चाहता हूँ। वो क्या है? वेक्टर ए है हमारे पास, क्या था वेक्टर ए? मैं सेम लिखता 1 3 एंड 5 1। वेक्टर ए है 1 3 एंड वेक्टर बी जो है हमारे पास है डेट इज 5 1। मुझे निकालना क्या है? ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस में बी। तो ए माइनस बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 1 माइनस में 5 एंड 3 माइनस में 1, तो मेरे पास आ जाएगा ए माइनस बी विच इज -4 एंड 2। ओके, अच्छा मैं एक चीज और निकाल रहा हूं, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए कैसे निकलेगा? 5 माइनस में 1 एंड 1 माइनस में 3। तो b माइनस ए मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस 1 4 और 1 माइनस में 3 -2। तो ये मेरे पास b माइनस 1 आ गया। तो a माइनस बी भी डिफरेंस है दो वेक्टर ए बी का, और b माइनस ए भी डिफरेंस है दो वेक्टर ए बी का। अब इसको भी मैं डायग्राम पे बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग ए बी और a माइनस बी का बनाएंगे, फिर उसके बाद ए बी और b माइनस ए का बनाएंगे। आप लोग भी ट्राई करो बनाने के खुद से। चलो देखते हैं। तो ए मेरे पास क्या था? 1 3। तो 1 3 के लिए पहले बनाते हैं। लेटर सपोज ये मेरे पास है 1 एंड ये मेरे पास है 3। तो बेसिकली इनिशियल पॉइंट तो 0 0 होगा एंड टर्मिनल पॉइंट कुछ इस तरीके से निकालेंगे, तो मेरे पास ए वेक्टर आ गया ए। सो दिस इज नथिंग बट वेक्टर ए। बी वेक्टर क्या था मेरे पास? 5 1। तो लेटर सपोज दिस इज 5 एंड दिस इज 1। ये जो मेरे पास आएगा कुछ इस पॉइंट पे, डेट इज बी वेक्टर। ये मेरे पास आ गया बी। और a माइनस बी मेरे पास क्या आया था? -4 एंड 2। तो x का -4 और y का 2। x का -4 लेटर सपोज समवेयर हियर एंड y का 2 लेटर सपोज इसके बीच में कहीं पे लाइक करेगा, ये रहा 2। तो लेटर सपोज ये मेरे पास एक वैल्यू है x का -4 एंड y का 2। ये मेरे पास क्या आ गया? ये आ गया मेरे पास a माइनस बी। मैं फिर से, ये हो गया a का मैंने वेक्टर का डायग्राम बना लिया, b का भी बना दिया और a माइनस बी का भी बना दिया। अब मैं ना ए वेक्टर का टर्मिनल का नाम मैंने ए दे दिया, इसको नाम दे दिया बी, इसको दे दिया सी। अब जब इन सभी टर्मिनल पॉइंट को मिलाओगे कुछ इस तरीके से,
आपके पास जो एक बनेगा वो पैरेललोग्राम ही बनेगा, और पैरेललोग्राम में कौन कौन से साइड इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है एंड ये दोनों आपस में इक्वल है। मतलब जो इसकी लेंथ होगी, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो इसके बराबर होगा, और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो इसके बराबर होगा। सभी का मैच कर रहा है ऐसा ही? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। चलो अब हम लोग सेम डायग्राम बनाते हैं बी माइनस ए के लिए। तो सबसे पहले वही होगा सेम। लेटर सपोज ये मेरे पास 1 है और लेटर सपोज ये मेरे पास 3 है, तो ये एक पॉइंट देगा मेरे को ए बी। और लेटर सपोज ये मेरे पास 5 है और ये मेरे पास 1 है, तो ये एक पॉइंट देगा मेरे को बी। तो मैं इन दोनों को पहले ऐड कर लेता हूँ। बेसिकली ये मेरे पास एक वेक्टर ए है, वेक्टर ए, और ये मेरे पास एक वेक्टर बी है, वेक्टर बी। और बी माइनस ए जो मेरे पास आया है वो आया है 4 और -2। तो 4 और -2 कहने का मतलब एक्स का मेरा 4 एंड वाई का -2 जो होगा वो लेटर सपोज समवेयर हियर, ये रहा -2। तो ये रहा मेरे पास बी माइनस ए। जब मैं इसको मैच कराऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा बी माइनस ए। ओके, तो ये मेरे पास आ गया बी माइनस ए। तो फिर से मैंने ए का बना दिया, बी का बना दिया, बी माइनस ए का भी बना दिया। मैं नाम देता हूँ ए का टर्मिनल को ए, इसका बी और इसको सी। जब आपस में फिर से इसको मैं मिलाऊंगा एक साथ, जब आप इसको मिलाओगे, आप पेन पेज पे अच्छे से मिलाना स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, तो ये भी आपको एक पैरेललोग्राम दिखेगा जहां पे आपको ये साइड आपस में इक्वल होंगे एंड ये साइड आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है सभी को? एनीवन, किसी को डाउट? ओके, चलो अब ध्यान से देखना इस चीज को। मैंने क्या बोला कि मेरे पास कोई एक वेक्टर ए था जिसका टर्मिनल पॉइंट ये है, एक वेक्टर बी था जिसका टर्मिनल पॉइंट ये है। तो इफ यू ऑल एग्री, अगर मैं किसी दो वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि ये रहा ए बी, तो इस ए बी का जो लेंथ होगा वो इन दोनों वेक्टर के डिफरेंस का लेंथ के बराबर होगा। दोबारा मैं समझा रहा हूं, प्लीज स्क्रीन पे सारे के सारे देखना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा रहा हूं, फिर से देखो। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक वेक्टर मेरे पास ए है जो कि ये था, एक वेक्टर मेरे पास बी है, और मैंने ए वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को नाम दिया ए एंड बी वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को नाम दिया बी। तो अगर मैं दो वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करूं, तो इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा, मैग्नीट्यूड होगा, जो लेंथ होगा, वो इन दोनों वेक्टर के, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डिफरेंस होगा इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। क्योंकि अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये आपस में क्या इक्वल ही तो है। सिमिलरली जब मैं इस वाले फिगर में देखूं, तो इस वाले फिगर में भी मेरे पास ए का टर्मिनल पॉइंट, एक वेक्टर ए था जिसका टर्मिनल पॉइंट ए है, एक वेक्टर बी था जिसका टर्मिनल पॉइंट ये है। तो अगर मैं इन दोनों ए और बी के टर्मिनल पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करूं, तो जो इसका लेंथ होगा वो ए और बी का जो डिफरेंस है बी माइनस ए, इसी के मैग्नीट्यूड, इसी के लेंथ के बराबर होगा। तो मैं यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर है ए बी और उसके टर्मिनल पॉइंट को मैं अगर ज्वाइन करता हूं, जो टर्मिनल पॉइंट का लेंथ होगा वो उन दो वेक्टर के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो बस मुझे यही समझाना था इस दो डायग्राम से। आई होप आपको समझ में आ गया। तो अगर ये समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फोर्थ पॉइंट जहां पे आपको मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिखा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं लोग फिफ्थ पॉइंट की तरफ। तो जो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है दैट इज ओके, जो फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि अगर कोई दो वेक्टर, लेट अस सपोज लेट वेक्टर ए जिसके n कंपोनेंट है a1 a2 से लेकर an, तो अगर किसी एक वेक्टर को उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए, मतलब वेक्टर ए को इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए, तो a डॉट ए जो होगा वो इक्वल होगा किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के। मतलब अगर कोई सेम वेक्टर को आपस में डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो जो इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा? उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर।
ये आपके पास है इसका रिजल्ट कि ए डॉट ए जो है वो हमेशा क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इसका प्रूफ आपको करके दिखाता हूँ। अगर मुझे ए डॉट ए निकालना हो, सबसे पहले यहां से देखते हैं, इस वेक्टर से अगर मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, डॉट 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 AN का स्क्वायर। अभी हम लोगों ने देखा था, बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दे तो क्या बचेगा, A1 का स्क्वायर प्लस में A2 का स्क्वायर, डॉट 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 AN का स्क्वायर। मैंने इसको नाम दिया 1। अब ध्यान से देखते हैं A डॉट ए निकालते हैं यहां से। जब मैं A डॉट ए निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, मेरे पास एक और वेक्टर होगा ए का, A1 ए से लेकर AN तक, तो कुछ इस तरीके से निकालूंगा ना, A1 डॉट A1 प्लस A2 डॉट A2 प्लस डॉट 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 AN डॉट AN। ओके, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, A1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जब आप कंपेयर करोगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के, तो दोनों ही इक्वेशन का जो RHS साइड है वो आपस में इक्वल है। तो अगर दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं ए डॉट ए जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर होगा। तो बेसिकली आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि जब भी हम किसी सेम वेक्टर के आपस में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है बस। और समटाइम्स पेपर में अगर आपको प्रूफ करने के लिए बोल दे तो आपको इसी तरीके से प्रूफ करना है। किसी को डाउट है फिफ्थ पार्ट में? क्लियर सभी को? चल, अगर क्लियर है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और नॉट मैट्रिक्स वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। अगर थोड़ा सा क्लास 12th याद हो आपको तो ऑर्थोगोनल इज नथिंग बट अ परपेंडिकुलर। जब भी कोई दो वेक्टर या दो मैट्रिक्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो हम उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल। तो बेसिकली ऑर्थोगोनल कंसेप्ट कब आता है, जब हमारे पास कोई दो वेक्टर आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो कहता है लेट अस सपोज कोई वेक्टर ए है, लेट वेक्टर ए, कोई एक वेक्टर ए है जो कि है A1 से लेकर AN तक, एंड एक वेक्टर बी है जो कि है B1 से लेकर BN तक, और आपस में ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है, इफ वेक्टर A एंड B आर परपेंडिकुलर टू each other, परपेंडिकुलर टू each other, बेसिकली ऑर्थोगोनल का कंसेप्ट लग गया। देन A डॉट बी जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। तो आपको बस ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर कोई वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल है, बेसिकली आपस में परपेंडिकुलर है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इक्वल टू 0 होगा। अब थोड़ा सा इसको प्रूफ करते हैं। पहले ये समझ में, किसी को कुछ पूछना है इसमें? सबको पता है परपेंडिकुलर क्या होता है? चलो, अगर सबको पता है तो देखते हैं फिर। तो मैं इसको थोड़ा प्रूफ करता हूँ पहले तो। लेट अस सपोज ये रहा प्रूफ, देखते हैं इसका प्रूफ पेपर में आ सकता है। ये मेरे पास लेट अस सपोज कोई वेक्टर है, जिसको नाम मैंने दिया वी, बी वेक्टर है ये, और मेरे पास ये एक ए वेक्टर है। ओके, तो ये मेरे पास है ए वेक्टर और ये मेरे पास बी वेक्टर है। ये साफ साफ दिख रहा है आपस में परपेंडिकुलर है। ओके, तो अगर ये साफ साफ आपस में परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इफ यू ऑल एग्री दिस इज नथिंग बट अ टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर ए एंड दिस इज नथिंग बट अ टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर बी। सब एग्री करते हो? यस सर। ओके, तो मैं इन दोनों के टर्मिनल पॉइंट को मैच कर रहा हूं, मतलब मिला रहा हूं। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं, ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है और इन दोनों के टर्मिनल को मैंने मिलाया है, तो ये जो मेरे पास होगा क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस के बराबर होगा। अभी यस हम लोग ने देखा था। ओके, चलो, तो अब मैंने नाम देता हूँ। लेट सपोज ये कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, एक सी, मतलब मैंने बस नाम दे दिया और कुछ नहीं है। तो आपके पास अगर आप सब देखो तो ये आपके पास जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। सबको दिख रहा है? और अगर राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है तो आपने क्लास 6 में एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था, वहां पे हाइपोटेनस हम लोग निकालते थे। तो उस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि जो ए बी स्क्वायर होगा प्लस में बी सी स्क्वायर होगा वो इक्वल टू होगा ए सी स्क्वायर के।
हाइपोटेनस निकालने के लिए याद करो फॉर्मूला कर देते हैं, मतलब बेस का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर इक्वल होता था हाइपोटेनस के स्क्वायर के। मतलब एच निकालने के लिए हम लोग करते थे ना, एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट करके बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ये हाइपोटेनस है बेसिकली। बोथ साइड स्क्वायर करते थे तो हमारे पास बी स्क्वायर एच स्क्वायर ऐसा आता था। ये हाइपोटेनस है, साफ साफ दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल का, और ये बेसिकली बेस है और ये बेसिकली हाइट है। ओके, तो क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा ये पाइथागोरस थ्योरम, तो बस उसी का यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो अब मैं इसको देख रहा हूँ। अब मुझे बताओ ये जो ए बी स्क्वायर है, ये ए बी स्क्वायर क्या है? ये जो मेरे पास ए बी स्क्वायर है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये बेसिकली मुझे इस लेंथ के स्क्वायर के बारे में बता रहा है ना। ये ए बी क्या है, ये लेंथ की कोई तो ए बी बता रहे हैं हम लोग, ए बी इज द लेंथ। तो ए बी का स्क्वायर मतलब ये जो मैंने येलो कलर से लिखा है, मतलब येलो कलर से मतलब जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इसी का स्क्वायर है ना, इसी के लेंथ का स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ। तो किसी भी वेक्टर के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। अगर ये मेरा ए वेक्टर है और मुझे इसका लेंथ चाहिए तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए चाहिए। सबको क्लियर है, पहले बताओ, किसी को डाउट? यस ठीक सर। है, तो कहने का मतलब ए बी इज नथिंग बट अ लेंथ ऑफ वेक्टर ए, और उसी का मुझे स्क्वायर चाहिए, और लेंथ ऑफ वेक्टर ए इज नथिंग बट अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो बेसिकली ए बी स्क्वायर इज नथिंग बट अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। सिमिलरली ये जो BC है, तो BC इज नथिंग बट दिस, इस BC वेक्टर B का लेंथ, और वेक्टर B का लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ B, तो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इज नथिंग बट व्हाट, AC इज नथिंग बट दिस, इसका लेंथ, इसका लेंथ मतलब इसके मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, A माइनस बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये A माइनस बी वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हमारे पास ये एक रिजल्ट आया बाय यूजिंग द बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम। अब थोड़ा आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली इसको मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, इसको मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, इसको मैंने ब्रेक कर दिया ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। ठीक है, क्योंकि याद करो कोई दो सेम वेक्टर का ही तो हम लोग लिखते थे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो अगर ए माइनस बी दो सेम है तो इसको क्या लिखेंगे, यही तो लिखेंगे। यही चीज को मैंने ब्रेक कर दिया और कुछ नहीं किया। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। मैंने लिखा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे तो ए डॉट ए, और माइनस में ए डॉट बी, माइनस में बी डॉट ए, माइनस में माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी। फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ए डॉट ए बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है यहाँ पे। माइनस ए डॉट बी, और माइनस बी डॉट बी को मैंने लिखा माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। इसको, ये दोनों आपस में सेम ही है, तो माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। आगे बी डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब थोड़ा और आगे जब देखोगे इसको तो ये आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ से हम लोग इसको रिमूव कर देंगे, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, तो मेरे पास कुछ रिजल्ट जो आया हुआ है 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 हेल्स प्रूव्ड। यही इसका प्रूफ। तो अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर है जो आपस में ऑर्थोगोनल है, तो आप उसके डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 लिखोगे। तो ये इसका प्रूफ था। आई होप आपको समझ में आ गया। किसी को डाउट है, एनीवन? आगे बढ़े हम लोग। यस सानिया बताओ क्या डाउट है? ये जो हाइपोटेन्यूस है वो a माइनस बी कैसे आया? यही तो हाइपोटेनियस होता है ना। अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो रीजन ये मेरे क्या पास था? बेस होता है, ये हाइट होता है, यही तो हाइपोटेनस होता है, जिसकी जो लेंथ लंबी होती है। ओके, क्लियर सानिया? अच्छा हाँ, ओके ओके। तो हम लोग अभी 6th पार्ट पे थे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 7 7 पार्ट में लिख देता हूँ। लेटर सपोज मैं ये इस तरीके से, लेटर सपोज मेरे पास कोई इस तरीके से लिखा हुआ लैम्डा टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, वेयर लैम्डा इज अ स्केलर, वेयर लैम्डा इज अ स्केलर। स्केलर का बेसिकली मतलब एक कांस्टेंट टर्म जो बिलोंग्स टू करता है कुछ भी। तो मैं इसको मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा बी के स्क्वायर को मैं लैम्डा मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मतलब जो
लैम्डा है ना, उसको मैं बाहर ले सकता हूँ, जो स्केलर उसको मैं बाहर ले सकता हूँ। अगर आप चाहो तो इसका प्रूफ आप खुद से कर सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। आप क्या कर लेना, एक मैट्रिक्स बी लेना, एक मैट्रिक्स बी लेना जो कि B1 से लेकर Bn तक, और इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालना। ओके, इसके मैग्नीट्यूड के बाद फिर दो बोथ साइड लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना, और उसके बाद बोथ साइड स्क्वायर कर देना, तो वो आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो आप चाहो तो आप ट्राई कर लेना, और किसी को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। बस अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ये चीजें बेसिक है, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर वेक्टर के साथ कोई स्केलर कंपोनेंट है, जैसे मैट्रिक्स में भी कोई कांस्टेंट टर्म होता था के, तो के बाहर आ जाता था, तो उसी तरीके से लैम्डा बाहर आ चुका है। तो स्क्वायर है तो लैम्डा स्क्वायर में बाहर आ गया। ओके, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ। ओके, सो ये था पार्ट 7। अब हम लोग थोड़ा 8 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 8 पार्ट में बेसिकली क्या है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अगर थोड़ा सा आपको रिकॉल करो कि लेट अस सपोज कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मैं एक बार थोड़ा सर ऊपर डायमेंशन वाली डालता प्रॉपर्टी फिर से दिखा दो। हूँ, एक बार मैं दिखा देता हूँ। वैसे मैं ना दोबारा इसको भेज दूंगा PDF को ग्रुप पे, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ। चलो, ये यस सर, ओके, हो गया। चलो। तो लेट अस सपोज मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, लेट अस सपोज आपके पास कोई वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, और कोई वेक्टर बी है, दिस इज वेक्टर बी। तो आपको इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल निकालना है थीटा। तो ये कैसे निकालेगा, तो अगर थोड़ा सा क्लास 12 याद हो, तो आप किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते थे, दैट इज कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू, अगर वेक्टर ए बी है तो ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी। याद आ रहा है, तो ये फॉर्मूला होता है किसी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड आउट करने का, ये वाला। क्लियर है सभी को। अब थोड़ा सा ना, ये तो आपने क्लास 12 में रट्टा मारा होगा कि हाँ इस तरीके से होता है। अब इसका थोड़ा प्रूफ देखते हैं, और प्रूफ इसका कई बार पूछा जाता है अच्छे अच्छे पेपर में। बेसिकली कई एक बार तो ISI के पेपर में भी पूछा गया था, इंट्रांस के पेपर में, जब आप PEB का इंट्रांस, मतलब जब आप सब्जेक्टिव पेपर दोगे तो उसमें पूछता है कभी कभार। तो हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि दो वेक्टर के बीच में जो ये एंगल का फॉर्मूला है, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये कैसे आया उस चीज को देखते हैं। ध्यान से देखना, तो प्रूफ मैं कर रहा हूं, तो मैं सेम डायग्राम दोबारा से बना रहा हूं, सो डैट कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। लेट अस सपोज ये वेक्टर ए है, और ये एक वेक्टर बी है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस वेक्टर ए जो है, इसका जो टर्मिनल पॉइंट है, ये इस टर्मिनल पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन नीचे लेके आया, एक स्ट्रेट लाइन। आप लोग स्केल की मदद से सीधा एक स्ट्रेट लाइन नीचे लेके आ, तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन नीचे लाया जो कि इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू, आवर ऑब्जेक्टिव इज व्हाट, ये थीटा, ये इन दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, ये वेक्टर ए और ये बी है, मुझे ये थीटा निकालना। तो मैंने टर्मिनल पॉइंट से यहाँ तक पे लेके आया। अच्छा एक बात बताओ, अब अगर आप सभी एग्री करो, तो अगर ये पूरा का पूरा बी वेक्टर है, तो मैं यहां से लेकर बस यहां तक के लिए, इतने पार्ट को ध्यान से देखना, बस इतने पार्ट के लिए क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ये लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर होगा, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1। अगर मैं बोलता हूँ एक लाइन है जो 10 मीटर का है, और मुझे उसका आधा लाइन बताना हो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो 0.5 ऑफ 10 मीटर होगा, और वह 0.5 इज लैम्डा। लैम्डा एक प्रोपोर्शन है, तो अगर वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करता है, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 कर देंगे तो ये पूरा का पूरा वेक्टर बी का लाइन आ जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा, तो कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन होगा उस लाइन का। तो अगर ये पूरा का पूरा लंबाई जो है बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा बी है, तो इतने देर को मैं कुछ प्रोपोर्शन ऑफ बी कह सकता हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट, एनीवन?
किसी को डाउट है? ये समझ में आया? यस सर। ओके, अगर ये आपको समझ में आ गया तो कहने का मतलब ये है कि अब मैं बस इतने दूर को देख रहा हूँ, ये इतना दूर मेरे को क्या बता रहा है, लैम्डा बी वेक्टर, और जिसका टर्मिनल पॉइंट क्या है, ये। तो अगर इन दो टर्मिनल पॉइंट को मिलाकर आपने एक लाइन ड्रॉ किया है, तो मैं लिखना क्या चाहता हूँ, ध्यान से देखो, इसका जो लेंथ होगा, मतलब इसको जो हम लोग बोलेंगे, वो बोलेंगे ए माइनस में लैम्डा बी। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर लैम्डा बी है, इन दोनों के टर्मिनल को मैं जब जोड़ूंगा तो इसका जो लेंथ होगा, ये जो वेक्टर होगा, वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, ए माइनस में लैम्डा बी। क्लियर? अब जब आप यस सर। इस ट्रायंगल को देखोगे तो ये भी आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। यस सानिया, बताओ क्या डाउट है आपको? सर ये डिफरेंस हुआ, अभी बता दो। सानिया ए क्लियर नहीं हुआ है, बताओ। लैम्डा बी कैसे आ रहा है? ये लैम्डा टाइम्स बी कैसे आया? ए माइनस लैम्डा, हाँ। सानिया, हाँ ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। कहने का मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई एक लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको मैं बी बोल रहा हूँ, बी मान लो एक लेंथ है इसका, तो मुझे इस लाइन को इतना बस बताना है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये लैम्डा टाइम्स ऑफ बी होगा, अगर लैम्डा 0 से लेके 1 के बीच में है। अगर मान लो लैम्डा की वैल्यू 0.5 है, और एक लाइन है बी जिसका बेसिकली लेंथ है 10 मीटर, तो मुझे ये वाला पॉइंट बताना है, मिड टर्म वाला पॉइंट बताना है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये 0.5 ऑफ 10 होगा, तो बेसिकली ये बेसिकली क्या आ जाएगा, 5 ही तो आ जाएगा, वेयर 0.5 इज आवर लैम्डा। तो किसी एक प्रोपोर्शन में बस बता रहे हैं। क्लियर? ओके। अब ध्यान से देखते हैं, जैसे मान लो ना कोई मेरे पास 10 चॉकलेट है, मुझे उसमें आधा बांटना है, तो मैं बोल दूंगा ना 50% ऑफ टोटल चॉकलेट, वही 50%, वही लैम्डा एक, इसलिए बता रहा है प्रोपोर्शन, कि बी का कुछ प्रोपोर्शन, दिस इज नथिंग बट पूरे वेक्टर बी का कुछ प्रोपोर्शन है। यस सिद्धार्थ, बताओ क्या डाउट है आपका? सर ये लाइन 1.4 भी तो हो सकती है, तो 0 से ये 1 लाइन के बीच में 1.4 लैम्डा भी जो हमने एज्यूम 1.4, किया। हाँ, तो 1.4 सर क्यों, लैम्डा मेरा 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है ना। अगर जब लैम्डा मेरा 1 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा बी हो जाएगा, और लैम्डा अगर 0 से लेकर 1 के बीच में है तो 0.2 0 पॉइंट समथिंग करके बोलेंगे ना। लेट अस सपोज बी मेरे पास 10 मीटर है और लैम्डा मेरा 0.4 है, तो ये क्या, लैम्डा बी मुझे क्या बता रहा है, 0.4 ऑफ 10, विच इज नथिंग बट ओनली 4। क्लियर सिद्धार्थ? यस 1.4 नहीं हो सकता ना ये कभी, क्योंकि लैम्डा मेरा 0 से लेकर 1 के बीच में लाएगा। चलिए, अगर आपको ये क्लियर हो चुका है, तो हमारे पास एक वेक्टर बी था और ए था, इनके बीच में मुझे एंगल निकालना था, तो मैंने दोनों टर्मिनल पॉइंट को ऐड किया, तो मेरे पास टर्मिनल पॉइंट का जो वेक्टर आया बेसिकली लेंथ, वो ए माइनस लैम्डा बी आया। सेम पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से अभी हम लोग देखा जाए तो ये मेरा बेस का काम कर रहा है, ये मेरा हाइट का काम कर रहा है, और ये मेरा हाइपोटेनस का काम कर रहा है। ओके, तो अब ध्यान से देखो मैं इसको लिख के आ रहा हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस का स्क्वायर, बेसिकली अगर मैं नाम दे दूं, लेट सपोज मैंने नाम दे दिया, इसका नाम दिया कैपिटल ए, और इसका नाम दिया बी, और इसका नाम दिया सी, तो पाइथागोरस कहेगा क्या, जो ए बी का स्क्वायर होगा प्लस में बी सी का स्क्वायर, वो इक्वल होगा किसके, ए सी के स्क्वायर के। ए बी का स्क्वायर इज नथिंग बट, इसकी लेंथ की बात कर रहा है, इसके लेंथ का स्क्वायर, मतलब ए माइनस लैम्डा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो कहने का मतलब मैं यहां से लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस में लैम्डा बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज नथिंग बट, ये वाला पार्ट कह रहा है वो, ये वाला, यहां से लेके बी सी स्क्वायर, मतलब लैम्डा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसके लिए मैं लिखूंगा क्या, तो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, का मतलब ये वाला इस लेंथ के स्क्वायर की बात कर रहा है, और इसका लेंथ क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। या सिद्धार्थ बताओ क्या डाउट है? सर आपने ए बी वेक्टर का वैल्यू का, ए बी वेक्टर का, ए बी स्क्वायर की वैल्यू आप एक बार देख। अच्छा ए बी, अच्छा ए माइनस लैम्डा बी, ये बोलना चाह रहा हूँ ना, यहाँ पे लैम्डा बी होगा। हाँ ओके सॉरी सर, ए माइनस लैम्डा बी का स्क्वायर, थैंक यू। तो मैंने ये लिखा है, तो बेसिकली मैं चाहूँ इसको कुछ इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, ए माइनस लैम्डा बी को ऐसे, ए माइनस लैम्डा बी डॉट ए माइनस में लैम्डा बी प्लस, यहाँ से मैं लैम्डा स्क्वायर को बाहर ले सकता हूँ, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर ऐसे का ऐसे रहेगा, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर।
अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए डॉट ए और माइनस में ए डॉट लैम्डा बी माइनस में लैम्डा बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर बी डॉट बी, प्लस में क्या चल रहा है, लैम्डा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ए डॉट ए इज नथिंग बट अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और इसको मैं लिखता हूँ 2 टाइम्स बेसिकली लैम्डा ए डॉट बी, प्लस में इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और प्लस में लैम्डा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अगर थोड़ा सा आप देखोगे तो यहाँ से ये और ये चीज टर्म रिमूव हो जाएगा, तो फाइनली जो आपके पास बचेगा वो क्या बचेगा, 2 टाइम्स लैम्डा स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये इक्वल होगा किसके, 2 टाइम्स लैम्डा ए डॉट बी के। अब यहाँ से देखोगे तो आप 2 और 2 ये लैम्डा और ये लैम्डा रिमूव कर सकते हो, एंड फाइनली एक रिजल्ट आ जाएगा कि ए डॉट बी जो होगा वो होगा बेसिकली लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। यहां तक में किसी को डाउट है, सिंपल मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। एनीवन? नो नो सर। सर। ओके चलो, आप प्लीज दीक्षा म्यूट कर लो, थोड़ा नॉइज आ रहा है आपकी तरफ से। ओके, तो अब मेरे पास यहाँ तक आ चुका है। इफ यू ऑल एग्री, अगर सबको आपको पता हो तो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री याद करो, cos थीटा क्या होता था, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, याद आ रहा है? कुछ आपने ट्रिक से याद किया होगा, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा का, यस सर। इस तरह से बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो अब डायग्राम में देखते हैं, बेस मेरा क्या है, बेस इज नथिंग बट दिस, ये रहा, ये देख लो, ये रहा बेस, और हाइपोटेनस मेरा क्या है, ये है। तो बेसिकली लैम्डा भी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैं इसी चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ लैम्डा बी वेक्टर, और लेंथ ऑफ लैम्डा बी वेक्टर इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा बी, और इसको मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसको थोड़ा लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए आप लिख सकते हो। तो मेरे पास जो cos थीटा आ गया वो क्या आ गया, लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैं ऊपर और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और इफ यू ऑल एग्री, अभी हम लोगों ने निकाला था ए डॉट बी इज नथिंग बट अ लैम्डा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल टू ऊपर मतलब न्यूमरेटर के प्लेस पे अभी जो हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था ए डॉट बी वो निकाल सकता हूँ, तो ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos थीटा हेंस प्रूव्ड, यही मैंने लिखा था, अभी ऊपर देख लो आप, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका ये प्रूफ है। एनीवन, किसी को डाउट है इसमें? प्रैक्टिस तो करनी होगी आपको, मतलब दोबारा से किस तरीके से प्रूफ होता है वो तो दोबारा आपको प्रैक्टिस करना होगा। अभी फिलहाल समझने में किसी को डाउट है, कोई भी पॉइंट कि कैसे आया क्या हुआ? नो सर। ओके चलो, तो हम लोगों ने ये कौन सा पॉइंट पढ़ा था, 8वां पॉइंट, जहां पे हम लोगों ने किसी भी दो वेक्टर के बीच में कैसे एंगल निकालते हैं, वो सिंपली एंगल बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए, तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है, ये प्रूफ नहीं दिखाना, डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करके पुट करना है वैल्यू एंड एंगल आपको बताना है। अगर प्रूफ पूछ लेता है पेपर में तो आपको इस तरीके से प्रूफ देना है, और प्रूफ अगर आएगा तो 5 से 6 मार्क्स में आएगा। चलते आगे, तो इसके बाद हमारे पास जो 9 पार्ट है, दैट इज हमारे पास एक होता है कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी। कॉची, हालांकि आपने थोड़ा पढ़ा होगा बट फिर भी देखते हैं, इनइक्वालिटी ये मुझे क्या कहता है, कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी, कि जो ए डॉट बी है ना एब्सोल्यूट टर्म में, ये लेस देन इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। तो आपको बस ये रिजल्ट यूज करना है कॉची स्क्वायर्ड इनइक्वालिटी के लिए। अब बस ये रिजल्ट को प्रूफ थोड़ा देखते हैं कि ये हुआ कैसे, आया कैसे, टू प्रूफ। इफ यू ऑल एग्री, जो मेरा cos थीटा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ cos थीटा, वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है। cos थीटा की जो रेंज होती है वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है ना, -1 और 1 के बीच में लाई करता है cos थीटा। यस सर। ओके, तो उसका अगर मैं मॉडुलस देखूंगा तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब 1 लेस देन 1 होगा बेसिकली। तो यस cos सर। थीटा की रेंज लेस देन 1, और अभी मैंने cos थीटा का फॉर्मूला क्या निकाला था, दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी।
सॉरी ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू 1, और इसको जब उधर लेके जाओगे तो ए डॉट बी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हेंस प्रूव्ड। दिस इज द बेसिकली प्रूफ फॉर कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी। आपको बेसिकली ये यूज करना है जब भी आपको यूज करने को मिलेगा, और अगर प्रूफ करने को बोलता है तो आपको कुछ इस तरीके से प्रूफ करना है। यस प्रकृति, बताओ क्या डाउट है? सर एक बार ये वाला प्रूफ दोबारा एक्सप्लेन कर दो। चलो, मैंने बोला कि जो मेरे पास पहले ना मैंने cos थीटा का हेल्प लिया, मतलब जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर के, मतलब बेसिकली ये क्या है, दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर है, तो मैंने एक हेल्प लिया एंगल बिटवीन टू वेक्टर का, जो कि cos थीटा के फॉर्म में फॉर्मूला होता है। और मुझे ये पता है कि जो cos थीटा की रेंज होती है वो क्या होती है, -1 और 1 के बीच में होती है। डायग्राम अगर आपको थोड़ा याद हो तो कुछ इस तरीके से होता था cos थीटा का डायग्राम, जो 1 और -1 के बीच में ही रेंज कर बेसिकली लाई करता है। अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म में देखूं तो कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो मैं सिंपली ये बोलना चाहता हूं कि जो मेरा cos थीटा है ना वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो बेसिकली मॉड ऑफ cos थीटा क्या होगा, वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। तो बेसिकली मैंने बस ये लिखा कि जो मेरा cos थीटा है वो 1 से छोटा होगा। लिख सकते हैं? यहां तक समझ में आया प्रकृति? यस सर। बस अगर यहां तक समझ में आ गया तो बस cos थीटा का मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया और इसको उस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके सर। चलो आगे बढ़े। यस राधिका बोलो। अरे लास्ट वाले में आपने लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगाया है वो। ओके, तो ऊपर भी इक्वल टू लगेगा, cos थीटा 1 भी हो सकता है। क्लियर? ठीक है राधिका, चलो तो ये मेरे पास 9th पार्ट था। अब हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं 10th पार्ट। जो 10th पार्ट हमारे पास आता है, क्या सब है इसमें? तो जो 10th हमारे पास दैट इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। यस सिद्धार्थ बताओ। सर 9th में जो आपने किया उसमें अगर हम स्क्वायर करते हैं तो भी वैलिड रहेगा इक्वेशन? एक सेकंड में बता रहा हूँ। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो 9th में? तो ये जो इसमें स्क्वायर करते हैं तो भी ये वैलिड रहेगा? हाँ स्क्वायर करेंगे तो भी वैलिड रहेगा, बट स्क्वायर नहीं कर सकते ना, फिर आपके पास स्क्वायर के टर्म में नहीं है ना cos थीटा एंगल का फॉर्मूला, आपके पास तो एक एब्सोल्यूट टर्म में है ना फॉर्मूला, तो आप फॉर्मूला से मैच नहीं करा पाओगे। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो भी रहेगा। तो भी क्या होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर लगाओगे, यहाँ पे भी स्क्वायर लगाओगे, जो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, फिर इधर स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 का 1 ही आ जाएगा, तो बात तो वही होगा। चलो तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी करते हैं। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या कहता है आपको, बेसिकली जो आपको यूज करना है क्वेश्चन के अंदर में, वो ये कहता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी है, ये बेसिकली लेस देन इक्वल टू होता है किसके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी जो है वो लेस देन इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। आपको क्वेश्चन के अंदर में जब भी आपको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज करनी है तो आपको डायरेक्टली ये यूज करना है, बट समटाइम्स पेपर में प्रूफ पूछ देता है कि इस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को आप प्रूफ करो कि ये हुआ कैसे, तो थोड़ा इसका प्रूफ देखना। तो हमारा टू प्रूफ क्या है, ये वाला। तो मैं एलएचएस से स्टार्ट करता हूँ। एलएचएस हमारे पास क्या है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस में बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना स्क्वायर कर दे रहा हूँ। स्क्वायर में करूंगा तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ए प्लस में बी, ए प्लस में बी। तो मैंने स्क्वायर कर दिया और ए प्लस में बी, ए प्लस में बी बस लिख दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी के स्क्वायर को अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो ए डॉट ए प्लस में ए डॉट बी प्लस में बी डॉट ए प्लस में बी डॉट बी, ये आ गया मेरे पास। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, ए डॉट ए इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस में इसको मैं लिखता हूँ 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस में यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ओके, अब आगे देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी के स्क्वायर को मैंने लिखा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 रहने दिया, और ये जो ए डॉट बी है तो बाय यूजिंग कॉची स्क्वायर इनइक्वालिटी मैं ए डॉट बी के जगह पे ये लिख रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैंने ए डॉट बी के जगह पे बस ये लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और जैसे ही मैंने ए डॉट बी के जगह पे ये लिखा तो यहाँ जो इक्वालिटी का साइन चल रहा था वो मैंने इस तरीके से लगा दिया।
क्यों लगाया? क्योंकि सिंस अगर ये इससे बड़ा या इक्वल है तो मैं इसके प्लेस में कुछ और लिख रहा हूं, तो पहले अगर इक्वल चल रहा था तो अब जो मेरे पास RHS आएगा वो इससे या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? एनीवन? सर ये इनइक्वालिटी वाला फिर से समझा दीजिए। चलो मैं ये बोल रहा हूँ, लेट अस सपोज मेरे पास जो एक x इज लेस देन इक्वल टू y, ये मेरे पास एक रिजल्ट पहले से है जो कि जिसको मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि z प्लस वाई, नॉट z प्लस वाई, मैंने लिखा z प्लस एक्स इक्वल है z प्लस एक्स के। ओके, तो अब मैं अगर यहाँ x के जगह पे y को पुट कर दूं तो y मेरा क्या था? या तो x के इक्वल था या तो x से बड़ा था। तो y मेरा क्या होगा? या तो z प्लस एक्स के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, क्योंकि x के प्लेस पे मैंने ये पुट कर दिया। इसलिए ये इक्वल वाला साइन अब इक्वालिटी इनइक्वालिटी में चेंज हो गया, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों के साथ आ चुका है। कि अगर सच में y x के बराबर होगा तब तो ये इक्वल होगा, और सच में अगर y x से बड़ा होगा तो सिंस मैंने x के जगह पे y पुट कर दिया है, तो जो पहले z प्लस एक्स इक्वल में था वो अब x के जगह पे y पे आने के बाद ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो चुका है। अब ये क्या है वो बात की बात, तो बस मैंने ये लगा दी। समझ में आया? यस सर। तो यही चीज बस किया। तो बाय यूजिंग कॉज स्क्वायर इक्वालिटी मैंने वहां पे बस ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया, और जैसे आप ये साइन लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, ये बेसिकली क्या दिखेगा आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर। देख लोगे आप देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से आपके पास यस दिया, बताओ क्या डाउट है? सर सेकंड लास्ट स्टेप में 2 इंटू ए इंटू बी था, तो हमने मैग्नीट्यूड कैसे लिख दिया लास्ट वाले स्टेप में? लास्ट वाले में ये एक तरीके से a मानो, ये 2ab और ये b, तो a प्लस बी स्क्वायर नहीं हुआ? क्योंकि ये a क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ a ही तो है। ओके सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला ब्रेक करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उस फॉर्मूला में बस लिखा है। अब बोथ साइड अगर स्क्वायर रिमूव हो जाएगा तो मेरे पास फाइनली क्या बचेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस में b लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ b, हेंस प्रूव्ड। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। क्लियर है सभी को? किसी को डाउट? एनीवन? किसी को डाउट है? एनीवन? किसी को यहां तक में? चले आगे। यस सर। यस सर। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक पार्ट ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर में कैसे लिखते हैं, क्या सब प्रॉपर्टीज होती है, क्या सब फॉर्मूला होता है। तो आपका जो बेसिक पार्ट है वेक्टर का वो कंप्लीट हो चुका है। आप बुकलेट से क्वेश्चन कर सकते हो। मैं एक दो क्वेश्चन मात्र बुकलेट का भी करवा के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन के लिए, और उसके बाद आप आराम से कर सकते हो। मतलब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग वेक्टर की पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बेसिक चीजें खत्म हो चुकी है वेक्टर की। अब ध्यान से देखो, मैं कुछ क्वेश्चन आपको बुकलेट का करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने बुकलेट का लिया है, डेट इज आपको क्या बोला गया है, पेपर में प्रूफ आता है वेक्टर से, आपको बोला कि प्रूफ करो, प्रूफ दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस में b का होल स्क्वायर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस में b का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है किसके? तो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। ये आपको बोला प्रूफ करने के लिए, और पेपर में 4 मार्क्स में इस टाइप के प्रूफ आपके आते हैं। देखो कैसे करते हैं इसको प्रूफ। तो सॉल्यूशन जब भी इस तरीके से आए तो आप LHS से स्टार्ट करो। तो आपके पास LHS में क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी डॉट a प्लस बी, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? a माइनस बी डॉट a माइनस में b। अब सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है क्या? तो a डॉट a प्लस में a डॉट b प्लस में b डॉट a प्लस में b डॉट b, मतलब पहले बेसिकली हम लोग इसको बेसिकली सिंप्लीफाई किया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग फिर से?
ए डॉट ए माइनस में ए डॉट बी माइनस में बी डॉट ए माइनस में बी डॉट बी, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस में बी डॉट बी। ए डॉट ए मतलब दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, प्लस में इन दोनों को लिख सकता हूं मैं टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, प्लस में बी डॉट बी को मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, प्लस में फिर से ए डॉट ए को मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और इसको इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ माइनस में टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, तो माइनस में टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस में इसको मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। साफ साफ देखोगे ये टर्म रिमूव हो गया, आपके पास बचा क्या, तो टू टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस में टू टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और यही आपका आरएचएस था, हेंस प्रूव्ड। किसी को डाउट है इसमें? सर जो आपने बुकलेट वो ऐप में शेयर करी है सर, उसके क्वेश्चन हमें अपने आप करने होंगे या उसके सारे क्वेश्चन आप कराओगे वैसे? सारे क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा आपको, अच्छा। बेसिकली हाँ, लेट सपोज ये मैंने क्वेश्चन करा दिया, अब इस टाइप के जो क्वेश्चन बुकलेट में दे रखे हैं वो आपको खुद से करने हैं, अगर उसमें डाउट आता है तो वो आप मुझसे डाउट पूछोगे, मैं वन ओके वन ओके बाय सर। वन सारे क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा, तो फिर पेपर में कौन करेगा? ओके सर। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी है कुछ। चलो, तो ये बेसिकली मेरे पास पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हमारे पास इसमें किसी को डाउट था पहला क्वेश्चन में? चलो, जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपको बोला कि यू वी डब्ल्यू आर थ्री वेक्टर, आर थ्री वेक्टर इन आर एन। तो ये जो आर एन लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है कि जो यू वी डब्ल्यू है इसके अंदर में जो एलिमेंट्स होंगे, जो कंपोनेंट्स होंगे वो एन कंपोनेंट्स होंगे। आपको बोला प्रूफ करो, प्रूफ दैट कि जो u प्लस वी डॉट डब्ल्यू होगा वो इक्वल होगा किसके, u डॉट डब्ल्यू के प्लस में v डॉट डब्ल्यू के, ऐसा आपको बोला प्रूफ करने को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम कैसे प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो आप लेट ले लो जो आपको गिवन दे रखा है, बोला u v w तीन वेक्टर है जो आर एन में है, तो लेट अस सपोज लेट जो आपका u होगा कुछ इस तरीके से होगा, u1 u2, लेट वेक्टर को लिखते हैं। सिमिलरली v को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, v1 v2 से लेकर vn, एंड सिमिलरली हम लोग w को क्या लिख सकते हैं, w1 w2 से लेकर wn, ये हम लोग ने लिख दिया। अब आगे, सिंस मुझे प्रूफ में ना u प्लस v भी चाहिए, तो u प्लस v पहले मैं निकाल लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इफ यू ऑल एग्री, u प्लस v क्या होगा, u प्लस v इज नथिंग बट u1 प्लस में v1, u2 प्लस में v2 डॉट 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 un प्लस में vn। मैंने u प्लस v भी निकाल लिया। अब LHS पहले मैं सॉल्व करता हूँ। LHS क्या है मेरे पास, u प्लस v इंटू में w, u प्लस v डॉट w, बेसिकली देखा जाए तो u1 प्लस में v1, u2 प्लस में v2 डॉट 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 un प्लस में vn, और इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बेसिकली w1 w2 से लेकर wn, तो डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है याद करो, तो बेसिकली जो मेरे पास u प्लस v डॉट w आएगा, क्या आएगा, इनका फर्स्ट एलिमेंट और इनके फर्स्ट एलिमेंट का प्रोडक्ट, फिर इन प्लस इन सेकेंड एलिमेंट और इनके सेकेंड एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो उस तरीके से तो मैं लिख रहा हूँ u1 प्लस में v1 डॉट w1 प्लस u2 प्लस में v2 डॉट w2 प्लस डॉट 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 un प्लस vn डॉट wn। तो हर एक के एलिमेंट के साथ उसके एलिमेंट को डॉट प्लॉट कर चुके हैं। ये मेरे पास LHS आया है, तो इसको लेटर सपोज आप 1 डाल सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली लिख देना कि LHS RHS बराबर है। अब हम लोग थोड़ा RHS की तरफ बढ़ते हैं। RHS मेरा क्या है, तो u डॉट डब्ल्यू प्लस में v डॉट डब्ल्यू, u डॉट डब्ल्यू प्लस में v डॉट डब्ल्यू, तो बेसिकली u1 u2 से लेकर un डॉट w1 w2 से लेकर wn प्लस u1 u2 से लेकर un, सॉरी v है ये, v1 v2 से लेकर vn, w1 w2 से लेकर wn
इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं इनका, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा वो देखो ध्यान से। U1 W1 प्लस में U2 W2 प्लस में डॉट 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 UN WN प्लस इन दोनों का क्या आएगा V1 W1 V2 W2 डॉट 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 VN डॉट WN। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड क्या आएगा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट इससे ऐड होगा, इसका सेकेंड एलिमेंट इससे ऐड होगा, तो वही मैं लिख रहा हूँ बेसिकली U1 W1 प्लस में V1 W1 प्लस U2 W2 क्योंकि एडिशन हो रहा है V2 W2 प्लस डॉट 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 UN WN VN WN। आगे थोड़ा बढ़ोगे तो अगर आप इस वाले एलिमेंट से W निकालोगे फिर इस वाले से W निकालोगे तो देखो क्या आएगा मेरे पास। जब मैं W निकालूंगा तो U1 प्लस में V1 डॉट में W1 प्लस U2 प्लस में V2 डॉट में W2 प्लस UN डॉट प्लस VN डॉट में WN। इस चीज को देख लो एंड आपने जो ये निकाला ये आपस में इक्वल है, हेंस आप लिख लेना लेटर सपोज ये 1 है और ये 2 है, तो 1 इक्वल है किसके 2 से बेसिकली, और यू कैन से आप ये भी बोल सकते हो LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। किसी को डाउट है इसमें? सर मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ U डॉट W और V डॉट W में कैसे? ये वाला हाँ सर समझा तो याद करो अभी हमने किया था ना, याद अभी शुरुआत में डॉट पर बताया था A1 A2 से लेकर AN और B1 B2 से लेकर BN। इसका फर्स्ट एलिमेंट आपस में डॉट होगा प्रोडक्ट में और प्लस, तो U1 V1 सॉरी U1 W1 प्लस फिर U2 W2 प्लस फिर U3 W3 प्लस डॉट डॉट UN WN। सिमिलरली V1 और W1 के केस में ऐसा हुआ है। क्लियर? लेट अस सपोज मैं एक एग्जांपल के हेल्प से बताऊं। लेट अस सपोज 1 एंड 2 है, कोई वेक्टर A एंड कोई वेक्टर B है विच इज 3 और 1। मुझे A डॉट B निकालना हो तो कैसे निकालूंगा 1 इंटू 3 1 डॉट 3 प्लस में 2 डॉट 1 1 डॉट 3 1 आ जाए सॉरी 3 आ जाएगा प्लस में 2 डॉट 1 2 आ जाएगा, तो बेसिकली 5 आ जाएगा टोटल आंसर जब नंबर के फॉर्म में हो तो। क्लियर? ओके, शुरुआत में मैंने निकाला है A डॉट B। अगर आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, A डॉट B हम लोगों ने इसी तरीके से किया है। जब आप इसको दोबारा डिवाइड करोगे ना तो समझ में आ जाएगा इसी तरीके से, प्लीज कोई छोड़ मत देना। ये देखो अगर हमारे पास कोई वेक्टर A हो और कोई वेक्टर B हो तो A डॉट B1 प्लस फिर A डॉट B2 प्लस डॉट 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 AN डॉट BN ऐसे करके। सर इसको हम कॉलम वाइज क्यों नहीं करते? नहीं, ये वेक्टर का लिखने का जब मैट्रिक्स आएगा तब जाके करेंगे। ये वेक्टर के लिखने का रिप्रेजेंटेशन स्टाइल है ना, क्योंकि मेरे पास जो A डॉट B आएगा ना वो किसी सिंगल फिगर में आएगा। अगर स्टैट्स की लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं बोलता हूँ कि जब मेरे पास एक्स बहुत सारे डेटा है उसका जो मीन मीडियन मोड आएगा वो इस सिंगल फिगर में आएगा, तो जो A डॉट B आएगा ना वो एक सिंगल फिगर में आएगा, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ये सब ऐड होकर ना एक सिंगल फिगर में आएगा। अभी हम लोगों ने एग्जांपल अभी आपको दिखाया था तो ऐड होकर एक सिंगल फिगर आया था। क्लियर? हाँ सर ठीक है। ओके, फिर से मैं बता देता हूँ 1 2 है एंड 2 3 है, तो 1 डॉट 2 2 आ जाएगा प्लस 3 डॉट 2 6 आ जाएगा तो इक्वल टू 8, एक सिंगल फिगर आ गया ना। तो इसको आप ऐसे ही तो लिखोगे, ये ऐसा नहीं कि रॉ वाइज लिखा हुआ है, एक नॉर्मली लिखने का स्टाइल है इसी तरीके से, क्योंकि आंसर जो हमारा आएगा वो एक सिंगल फिगर में आएगा। ओके गाइस, तो ये मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन करवाया, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिकली वेक्टर का कंसेप्ट, और मैंने इसके अंदर में आपको एक दो क्वेश्चंस भी करा दिए हैं और कई सारे प्रूफ भी हैं। मतलब वेक्टर के क्रॉसपॉन्ड में जो आज की क्लास मैंने कराए हैं इससे जो भी मैंने प्रूफ कराए वो सारे प्रूफ पेपर में आते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं इस तरीके का भी क्वेश्चन में प्रूफ आता है। तो आप जब बुकलेट सॉल्व करोगे, जो बुकलेट मैंने प्रोवाइड कर रखा है उसमें लीनियर डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी वाले टॉपिक को छोड़कर बाकी जो प्रूफ्स है, बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सोनो बुक के सॉल्यूशंस आपके पास होंगे? कौन से बुक के?
सर जो आपने बुकलेट शेयर करी है ऐप में। नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, मैं बुकलेट के क्वेश्चंस नहीं दूंगा, बट मेरे जो बुकलेट के क्वेश्चंस होंगे वो हैमंड के क्वेश्चंस होंगे। देखो बुकलेट क्या है, बुकलेट में तो मैंने वही क्वेश्चन दिए जो मैंने पहले सॉल्व कर रखे हैं, तो बुकलेट के क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वैसे तो ऐसे आप बोलोगे कि मेरे पास पीडीएफ के फॉर्म में सॉल्यूशन है, तो वो नहीं है। साथ साथ में मैं इस बार क्या करूंगा, आप सभी को जो हैमंड बुक है आपका, उस पूरे हैमंड बुक को आप ट्राई करोगे सॉल्व करने का। मतलब बुकलेट को करने के बाद आप चाहो तो हैमंड सॉल्व कर सकते हो, और हैमंड के भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं हैमंड के क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि बस बुकलेट के क्वेश्चन बताऊंगा, हैमंड के भी सारे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। और मैं ट्राई करूंगा कि हैमंड के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूं आप लोगों को, डिटेल सॉल्यूशन। बट वो देखते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वैसे आप पूछोगे तो मैं आंसर बताऊंगा, बट इस तरीके से मैं पीडीएफ के फॉर्म में डाल दूं सॉल्यूशन, वो अवेलेबल मेरे पास नहीं है। क्लियर करण? ओके दीपाली, आई थिंक आपको कोई डाउट था? सर जो आपने वो पार्ट बताया ना जहाँ आपने टर्मिनल्स को ज्वाइन किया और a माइनस बी के इक्वल आया, तो हम्म। सर जैसे वेक्टर a है और वेक्टर b है और सर हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो सर वो जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट है, तो सर a माइनस बी और b माइनस c इक्वल हो गए क्या? नहीं देखो, बेसिकली क्या हो रहा है, मैं समझा रहा हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, और इसका जो लेंथ होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ। ये एक वेक्टर बी है, तो ये एक वेक्टर है, इसका जो लेंथ होगा वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब इनको मिलाकर जो भी होगा, जो भी ये लेंथ होगा, वो क्या होगा, वो इन दोनों वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होगा। तो बेसिकली मैं इसको ए माइनस बी बोलूंगा। अब मैं इसके लेंथ को जब मैं निकालूंगा तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालूंगा। ओके क्लियर? सर, ओके सर, सर मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, मतलब वो वेक्टर हाँ, इक्वल नहीं है यहाँ पर। मैग्नीट्यूड ओके इक्वल सर। है। बेसिकली लेंथ की बात कर रहे हैं रात को, जब मैंने आपको बताया था, मैं क्या बताया था कि इसका लेंथ पैरेलल है इससे, मतलब आपस में पैरेललोग्राम है, तो इच साइड आर इक्वल, ओके, अपोजिट साइड आर इक्वल, नॉट इच साइड, अपोजिट साइड आर इक्वल। थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? तो सर इसको b माइनस ए भी लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हो, बी माइनस ए भी लिखोगे तो सेम प्रूफ होगा। आप ट्राई करके चेक कर लेना। ओके। क्योंकि एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड जो आता है हमेशा वो एब्सोल्यूट टर्म में आता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड के अंदर में स्क्वायर रूट लगा होता है। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं आ सकता, ध्यान रखना, किसी भी लाइन सेगमेंट की। तो कहने का मतलब ये है कि आज की क्लास में तो हम लोगों ने यही पढ़ा है। बाकी जो नेक्स्ट क्लास हमारी एमएमई की होगी वो ऑब्वियसली जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे उन्हीं के लिए होगी, एंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा। एमएमई की क्लासेस 2 दिन है वीक के अंदर में, एंड स्टैट्स एंड मैक्रो की जो क्लासेस है वो 1 डे है, इच 4 पेपर बेसिकली। किसी को कुछ पूछना हो? एनीवन? सर बुकलेट कहाँ पे है? ऐप के ऊपर में अपलोडेड है, बेसिकली कोर्स के अंदर में। थैंक यू सर। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? एनीथिंग? ओके गाइस, तो किसी को किसी भी तरीके का कुछ पूछना हो, चाहे एक्सेस को रिलेट करके कोई भी चीज, तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैसेज करके भी। और अगर आप सर अभी कुछ, हाँ बताओ। सर वो पैकेज का जो कॉस्ट था वो 13,000 था सर, वो ऐप पे 13,855 दिखा रहा है। अच्छा, मैं आपको नहीं बता दे रहा हूँ ऐसा क्यों हो रहा है वो। बेसिकली जब आप ऐप से परचेज करोगे, मैं आपको बता दूं, सही क्वेश्चन आपने पूछा है, बहुत सारे बच्चों को डाउट है। ऐप से जब आप परचेज करोगे तो आपको ना एक टैक्सेस पे करना पड़ेगा, तो 13K प्लस में 800 समथिंग कुछ शो हो रहा होगा। तो बेसिकली उसमें ना जो जीएसटी वगैरह होता है वो सब टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो ऐप से डायरेक्टली परचेज करते हो तो आपको बिल भी मिलेगा 13K का, और यहाँ से आपको टैक्स वगैरह भी आपको पे करना पड़ेगा, जो टोटली टैक्स होती है। आप बैकएंड से एक्सेस ले सकते हो बाय पेमेंट ऑफ 13K। आप 13K दिए गए पेमेंट डिटेल्स पे आप पेमेंट करोगे, मैं बैकएंड से आपको एक्सेस दूंगा, जिसके अंदर में बस यही होता है कि जो टैक्स आप एक्स्ट्रा पे कर रहे होते हैं वो टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये ऑल अप टू यू है कि आप टैक्स पे करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। बेसिकली टोटल 18% टैक्स देना होता है हम लोगों का, जो 9% इंक्लूडेड है मेरे बेसिकली रेवेन्यू में से, और 9% है स्टूडेंट के रेवेन्यू में से। तो 9% आपको देना पड़ेगा, 9% मेरे को, अगर आप टैक्स पे करते हो। यस प्रकृति, बताओ क्या डाउट है? सर ये सेम चीज उसमें भी होगी कि हम अगर सिंगल कोर्स लें तो जैसे मैंने हाँ, एक सिंगल कोर्स क्लास परचेज लेते हो
तो हाँ उसमें भी होगी। बेसिकली सिंगल परचेज करते तो यही होगा कि आपको 5100 के आसपास कुछ पेमेंट करनी होगी, 51 शायद 5100 150 इस तरीके से पे करनी होगी। और अगर आप हाँ बैक एंड से लेते हो तो आपको बस ओनली 5000 पे करना होगा। तो वो आप कैसे होगा, प्रोसेस क्या है उसका? वो आप मैसेज करोगे तो बेसिकली इस नंबर पे आप मैसेज करो, आई होप सबके पास तो नंबर होना ही चाहिए, 620360 इस पे आप मैसेज करोगे तो मैं आपको एक पेमेंट डिटेल्स भेजूंगा। तो उस पेमेंट डिटेल्स पे आपको पेमेंट करिए। बाकी इस नंबर पे भी आप गूगल पे या फोन पे करके आप बेसिकली स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेजोगे तो मैं आपको एक्सेस दूंगा बैकएंड से। क्लियर? ओके सर। मतलब बैकएंड से आपको पेमेंट करनी है और मैं अपने तरफ से आपको एक्सेस भी दूंगा अपनी बैकएंड से भी, जिसके अंदर में बस यही होगा कि आप टैक्स नहीं पे कर रहे होते हो और आपके पास जो बिल अमाउंट मिलता है वो कम कम मिलता है और कुछ नहीं है। बाकी सारी जो ऐप से जो परचेज करे, जो डायरेक्टली मेरे से परचेज करे, बात एक ही है। गॉट इट। ओके, और किसी कुछ पूछना है एनीवन? अच्छा, सबको क्लासेस समझ में आई आज का? एक बार हैंड रेज करना किन किन को क्लास समझ में आया, जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ अभी फिलहाल। ओके, बाकी को समझ नहीं आया? चलो सही है, फिर अगर क्लासेस आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से आप लोग रजिस्टर करो फिर, ठीक है? अच्छे से मजे से पढ़ेंगे। सेमेस्टर 2 वैसे भी आपका बहुत अच्छा पेपर है और कोर्स भी बहुत अच्छा है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं अभी के लिए। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।